हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है लोटस आईएएस में। मित्रों, दोस्तों, आज हम आपके सामने यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल पेपर सेकंड का डिस्कशन लेके आए हैं। और ये जो पेपर है, इसका नेचर, इसकी प्रवृत्ति, बहुत सारे विद्यार्थियों ने जो मेंस दिया और जो कुछ मेरा छोटा मोटा अनुभव है उसके माध्यम से, ये जनरल पेपर है। जनरल का मतलब होता है कि आपका जो सामान्य अध्ययन है वो यदि अच्छा है, करंट अफेयर्स के साथ आप चीजों को पढ़ते जा रहे हो, तो ये पेपर बड़ी आसानी से सॉल्व कर दोगे, क्योंकि इसमें सिंपल जो है चीजें पूछी हैं कि भारत में जो है हिमालय क्षेत्र में क्या परिस्थिति है, डेयरी के क्षेत्र में क्या जो है चुनौतियां रही, पशुपालन के क्षेत्र में, इसी प्रकार जो है कृषि के क्षेत्र में भारत में जो है किस प्रकार से जो है सामाजिक आर्थिक, यानी ज्योग्राफी के पेपर में मैं एक बहुत बड़ी इसमें चीजें देख रहा हूं कि यहाँ पर सामाजिक आर्थिक जो व्यू है वो दूसरे विषयों के ऑप्शनल जैसे गंभीर मुद्दों को शामिल किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन इस एग्जाम में पूछा गया है कि जो अंतरराज्यीय विवाद है वो सामाजिक आर्थिक किस प्रकार के जो है द्वंद्व और भौतिक द्वंद्वों के माध्यम से होते हैं। यानी देखा जाए तो ये क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल साइंस या सोशोलॉजी सोशोलॉजी में यदि ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। यानी ज्योग्राफी में आपके बहुत सारे विचार चाहिए जो कहीं ना कहीं सोशोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री से संबंधित हों। यानी आपको और भी बहुत सारी बातें कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के साथ साथ पता होना चाहिए, विशेषकर करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। तो मैं पेपर का जो पैटर्न का एनालिसिस आपके सामने कर रहा हूं कि पेपर जो है चीजें वही हैं, चीजें पहले भी ऐसे पूछी जाती थी, लेकिन सिर्फ आपका जनरल व्यू चाहिए, आपके जनरल विचार चाहिए, आपके सामान्य जो आपका एक प्रकार से इसे कह सकते हैं, आपका जो विजन है, आपका जो थॉट है, आपके जो विचार है वो विचार चाहिए। एक सामान्य मुद्दा दे दिया कि इस प्रकार के भारत में डेयरी उद्योग में क्या समस्याएं आ रही हैं, बताइए। सामाजिक आर्थिक चुनौतियां जो है इन क्षेत्रों में है, फार्मास्यूटिकल क्षेत्रों में जो है क्या क्या चीजें आ रही हैं, कुटीर उद्योग के बारे में पूछ लिया। यानी आप चीजें वही हैं। आप कहोगे कि सर इसमें इकोनॉमी का पार्ट भी आ रहा है, इसमें जो है सोशोलॉजी का थोड़ा सा पार्ट क्यों आ रहा है, इसमें पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री की भी कुछ चीजें आ रही हैं। मेरा कहने का मतलब है कि जैसे धीरे धीरे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देखिए कि यूपीएससी में भी कुछ हमें परिवर्तन देखने को मिलते हैं। यानी अब जो मेंस का पर्सपेक्टिव है वो धीरे धीरे बदल रहा है, और मेंस का पर्सपेक्टिव अब रट्टा मार जो तोते की कहानी होती थी उससे एक कदम आगे। यानी पहले भी ये चीजें तो पहले भी यूपीएससी में बहुत ही कम रहती थी। यूपीएससी हमेशा इस बात को ध्यान रखती थी कि रट्टा मार जो तोते की कहानी है उससे कोई सिलेक्ट ना हो पाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ कुछ चीजें जो है रटकर जो है काम बन जाता था। लेकिन अब जो यूपीएससी में पैटर्न में जो बदलाव हमको थोड़ा थोड़ा देखने को मिल रहा है कि आपका सिंपल तुरंत जो है उस मुद्दे पर क्या आपके विचार है, आपका व्यू क्या है, आपका इस पर दृष्टिकोण क्या है, और सामान्य जो है चीजें आपको रख दी। अब चूंकि वो पेपर है ज्योग्राफी ऑप्शनल का, तो ज्योग्राफी ऑप्शनल की बहुत सारी चीजें पूछी हैं, लेकिन आप यदि ओवरऑल पेपर का पर्सपेक्टिव देखो, ओवरऑल पेपर का एक नजरिया देखो कि पेपर में किस प्रकार का जो पेपर का जो ओवरऑल पर्सपेक्टिव है, जो ओवरऑल पेपर का नजरिया है, वो ये है कि आप जो है आपके विचार जो है वो इन मुद्दों पे कैसे हैं, आपका एक जनरल रिएक्शन कैसा है, आप कैसे सोचते हो, आपकी सोचने की जो प्रक्रिया है वो कैसी है, आप घटनाओं को किस दृष्टिकोण से सोचते हो। और सामान्य घटनाएं दे दी, उस पे चार व्यक्ति चार प्रकार से सोच सकते हैं, लेकिन आपका व्यू क्या है, आपकी थॉट प्रोसेस क्या है। तो यहां पे थॉट प्रोसेस को सबसे ज्यादा तवज्जो देने का, सबसे ज्यादा महत्व देने का, इंपॉर्टेंस देने का प्रयास किया गया है।
और जैसे जैसे समय बढ़ता जा रहा है, और समय हमेशा से ही ऐसा रहा है, कोई भी समय ऐसा नहीं रहा है जब यूपीएससी अपने पैटर्न में समय दर समय अनुसार जो है बदलाव ना किया हो। कभी भी एक जैसा पैटर्न नहीं रहा है। ये पुराना इतिहास है, आप उठा के देख सकते हैं कि समय के साथ साथ यूपीएससी अपने पैटर्न को बदलती है। और अब जो एआई के जमाने में नई पीढ़ी के ये जो जमाना है, ये जो समय है एआई के जमाने में, अब जो हमें पेपर के पैटर्न दिखाई दे रहे हैं, वो हमारे क्वेश्चन पेपर के पैटर्न एकदम आपसे मुद्दों पर आपकी राय चाहिए, मुद्दों पर आपका कमेंट चाहिए, मुद्दों पर आपकी थॉट प्रोसेस चाहिए। आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातों को। यानी जो मेरा नजरिया है, जो मेरा जितना आकलन है, उस अनुसार मैंने ये कहने का प्रयास किया है कि आप देखिए यूपीएससी का जो पैटर्न है धीरे 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 किस ओर बढ़ता जा रहा है, बिल्कुल सामान्य बातों की ओर। यानी ज्योग्राफी में बहुत सारी चीजें हैं, आपको इकोनॉमी से जोड़ के पूछी गई है, सोशोलॉजी से जोड़ के पूछी गई है, पॉलिटिकल साइंस से जोड़ के पूछी गई है, हिस्ट्री से जोड़ के पूछी गई है। यानी ऐसा नहीं है कि प्योर ज्योग्राफी जो है वो आपके एग्जाम में आ गई है। यानी आप कहो कि हमें प्योर ज्योग्राफी का जो है क्वेश्चन पेपर चाहिए, तो ऐसा नहीं है। प्योर ज्योग्राफी का क्वेश्चन पेपर आपको नहीं मिलेगा, पहले भी नहीं मिलता था। यहां पर जो है फिजिकल ज्योग्राफी का जो मैंने पेपर इससे पहले डिस्कस कराया था, उसमें जरूर कुछ बातें थी, लेकिन देखिए उसमें भी जो है ग्लेशियरों का टूटना, GLOF, वो भी करंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। यानी फिजिकल ज्योग्राफी की बात कर रहा हूं, जो पेपर फर्स्ट जो मैंने ऑलरेडी डिस्कस करा दिया है, वो भी, उसमें भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है, मोस्टली क्वेश्चन करंट अफेयर्स के साथ जोड़कर, नवीनतम घटनाओं के साथ जोड़कर। और ये भी पेपर जो सेकंड है, इसमें तो लगभग जो है बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको दिखेगा कि भाई ये तो हम करंट अफेयर्स के जो है मुद्दों को डिस्कस कर रहे हैं। इसमें तो हमें ज्योग्राफी जो है ढूंढने पर कुछ ही प्रश्नों में दिख रही है। तो चलिए आइए देखते हैं। तो मेरा जो एक एनालिसिस है, मेरा जो व्यू है, वो ये है, धीरे धीरे यूपीएससी का जो पैटर्न है वो जनरलाइज्ड होता जा रहा है। जनरलाइज पहले भी था, लेकिन अब जो है वो एकदम क्विक रिएक्शन चाहिए, थॉट प्रोसेस आपकी चाहिए सामान्य मुद्दों पर। आइए चलिए देखते हैं किस प्रकार से इस बार का यूपीएससी का एग्जाम रहा। सबसे पहले ये जो हम मानचित्र पर पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं, आइए इनके बारे में हम लिखते हैं। ये मात्र 2 नंबर के क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन है, यानी इसमें 1 या 2 लाइनें ही लिखनी है, ज्यादा लिखने का भी इसमें स्कोप नहीं है। तो देखिए ऋषिकुलिया नदी, ये ऋषिकुलिया नदी ये जो है कहां पर बहती है? उड़ीसा में। और ये कौन से जिलों में बहती है? तो ये जो है कंधमाल और गंजाम जिलों में ये बहती है। और ये जो ऋषिकुलिया नदी है, ये भारत के पूर्वी, यहाँ पर जो पूर्वी घाट है ये ऋषिकुलिया है, ये यहाँ पर उड़ीसा के कंधमाल, यानी ये यहाँ पर उड़ीसा में, और ये बंगाल की खाड़ी में जाकर गिर जाती है ऋषिकुलिया झील। आइए इसके बाद गंजाम जिला है ये उड़ीसा का, कंधमाल और गंजाम जिला, गंजाम, यहां से ये ऋषिकुलिया नदी बहती है उड़ीसा। आइए नेक्स्ट देखते हैं दातार हिल के बारे में। तो ये जो दातार हिल है, दातार हिल के बारे में देखते हैं। ये जो दातार हिल है ये हिमाचल प्रदेश के मंडी में स्थित है, ये दातार हिल। और किश्तवाड़ के लिए यहां से रास्ता जाता है। कहां के लिए रास्ता जाता है? तो किश्तवाड़, यानी ये दातार हिल कहां पर है? मैप में यदि इसको देखा जाए, मैप की लोकेशन में यदि इसको देखा जाए दातार हिल को, तो मैप की लोकेशन में ये जो दातार हिल है वो कुछ यहाँ पर ये दातार हिल होगा, ये यहाँ पर हिमाचल प्रदेश के मंडी में ये यहाँ पर दातार हिल है, यहाँ पर, यानी यहाँ पर किश्तवाड़ के लिए यहाँ से मार्ग जाता है, किश्तवाड़ के लिए। चलिए तीसरा देखते हैं, किकरूमा। किकरूमा, इसको देखते हैं, ये कहां पर है? तो ये नागालैंड में है। किकरूमा कहां पर है? तो ये जो है नागालैंड में है। और
ये फेमस हुआ है क्योंकि यहां पर जलवायु परिवर्तन के कारण सिंचाई की समस्या, सिंचाई जो है इसकी समस्या यहां पर ज्यादा दिखाई दे रही है, जिसके कारण यहाँ पे जो सिंचाई के नए पैटर्न आ रहे हैं उसमें एक पैटर्न है जोबा, जोबा पैटर्न के माध्यम से सिंचाई की जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फिर है चोरी दंत तिलैया। तो ये कहां पर है? ये झारखंड में है। चोरी दंत तिलैया कहां पर है? झारखंड में है। और झारखंड में एक जिले का नाम है हजारीबाग, एक जिले का नाम है गिरिडीह। तो गिरिडीह, गिरिडीह जो है जिले का नाम है, हजारीबाग, हजारीबाग जिले का नाम है। यहां पर बड़े पैमाने पर कोयले की खानें पाई जाती हैं। यहीं पर एक स्थान है झुमरी तोलैया। तो ये किस लिए फेमस है? ये फेमस है खनिज संसाधनों के लिए। और इसी के ही पास, ये झारखंड में है, और इसी के ही पास क्या है? इसी के ही पास जो है झुमरी तलैया, झुमरी तलैया। और ये बोकारो, ये गिरिडीह, गिरिडीह, और ये आपका क्या कहते हैं, हजारीबाग, हजारीबाग यहां पर स्थित है। हजारीबाग और उसके आसपास के क्षेत्रों में। ब्यालालू, तो चलिए ब्यालालू को देखते हैं। ब्यालालू, ब्यालालू कहां पर है? तो ये जो ब्यालालू है, ये ब्यालालू है दक्षिणी बंगलौर जिले में। तो ब्यालालू कहां पर है? तो ये कर्नाटक के दक्षिणी बंगलौर जिले में स्थित है। ब्यालालू जो है वो कर्नाटक के दक्षिणी बेंगलोर जिले में स्थित है, यानी यहां पर ये ब्यालालू स्थित है। ब्यालालू ये यहां पर स्थित है। और यहां पर इसरो, इसरो, इसरो का जो है एक केंद्र स्थित है ब्यालालू में। इसे कहते हैं डीप स्पेस नेटवर्क। यहां पर इसरो का डीप स्पेस नेटवर्क स्थित है। तो इसरो का यहां पर डीप स्पेस नेटवर्क स्थित है ब्यालालू में, कर्नाटक में स्थित है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नैयर। तो आपने हिंदी फिल्म जगत के जाने माने संगीतकार ओपी नैयर का नाम सुना होगा। ओपी नैयर का नाम सुना होगा। ये वहीं के ही थे, केरल, तिरुवनंतपुरम। तो केरल तिरुवनंतपुरम, यहां पर है पश्चिमी घाट। और इसी वेस्टर्न घाट में एक एक पहाड़ी है, हिल्स है, इसे कहते हैं अगस्त मलाई, अगस्त मलाई। और यहीं से जो नदी निकलती है उस नदी को कहा जाता है नैयर नदी। यहां से जो नदी निकलती है, इस नदी को नैयर नदी कहा जाता है। यहां से जो नदी निकलती है इसको नैयर नदी कहा जाता है। अगस्त मलाई की पहाड़ी से ये नदी निकलती है और केरल के तिरुवनंतपुरम, केरल के तिरुवनंतपुरम जिले में ये नदी बहती है, नैयर नदी। ये नैयर जो है, यहां पर वन्य जीव अभ्यारण्य भी है इसके नाम से, नैयर वन्य जीव अभ्यारण्य। तो ये वन्य जीव अभ्यारण्य भी है नैयर के नाम से, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद आते हैं उत्तरलाई। उत्तरलाई, तो ये उत्तरलाई कहां पर है? तो ये भी जो है हिमाचल प्रदेश में है। उत्तरलाई कहां पर है? तो ये उत्तरलाई भी हिमाचल प्रदेश में है। अब हिमाचल प्रदेश में कहां पर है? तो हिमाचल प्रदेश में ये जो उत्तरलाई है, ये कुछ इसकी लोकेशन इस प्रकार से है। ये हिमाचल प्रदेश में ये उत्तरलाई है, ये आपको विशेष रूप से याद रखना है। हिमाचल प्रदेश, ये भी जो है मंडी के आसपास स्थित है उत्तरलाई। इसके बाद पढ़ते हैं श्री विजयपुरम।
तो श्री विजयपुरम कहां पर है? एक मिनट, उत्तर लाई, ओ सॉरी, ये उत्तर लाई हिमाचल प्रदेश में नहीं है, एक मिनट, ये जो उत्तर लाई है हरियाणा, ये राजस्थान के बाड़मेर जिले में एयरफोर्स स्टेशन है। यानी ये जो है कहां पर है? तो ये बाड़मेर जो जिला है यहां पर उत्तरलाई स्थित है, उत्तरलाई स्थित है, और ये बाड़मेर जिले में स्थित है, और ये एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन है। क्या है ये? एयरफोर्स स्टेशन है उत्तरलाई। ठीक है, अब आते हैं श्री विजयपुरम। तो आपको पता है अंडमान निकोबार की राजधानी पोर्ट ब्लेयर थी, और वो पोर्ट ब्लेयर जो है राजधानी बदल गई। तो यहां पर जो है उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान। तो ये दक्षिणी अंडमान में श्री विजयपुरम स्थित है, जो कि अंडमान निकोबार की राजधानी है। पहले इसे पोर्ट ब्लेयर के नाम से जाना जाता था। और आपको पता है अंडमान निकोबार जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था तो सुभाष चंद्र बोस और जापान की सेना ने अंग्रेजों को भारत से भगाने का जो प्रयास किया गया था, उसमें जापान ने अंडमान निकोबार पे कब्जा कर लिया था, और सुभाष चंद्र बोस ने इन द्वीपों का नाम स्वराज और शहीद द्वीप रखा था। आगे बढ़ते हैं धारवास। तो ये धारवास कहाँ है? ये धारवास है हिमाचल प्रदेश में, धारवास है हिमाचल प्रदेश में, धारवास हिमाचल प्रदेश में स्थित है। ये जो है पुंगी घाटी का एक हिल स्टेशन है, पुंगी घाटी का हिल स्टेशन है धारवास। आगे देखते हैं, इसके बाद लास्ट है गीता बितान। तो चलिए गीता बितान को देखते हैं। गीता बितान जो है ये कहां पर है? गीता बितान, तो याद रखिए ये जो गीता बितान है, याद रखिए ये वेस्ट बंगाल में टाउनशिप परियोजना है। यहां पर है ये वेस्ट बंगाल की टाउनशिप परियोजना है गीता बितान। तो हमने इन सारे महत्वपूर्ण लोकेशन को पढ़ने का प्रयास किया। इसमें से एक दो को छोड़ दें तो बाकी आसानी से बनाए जा सकते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट जो है वो आते हैं कुछ क्वेश्चनों पर। ये इसमें जो है ब्यालालू यहां पर था, ब्यालालू जो नैयर था वो यहां पर था। ये बाड़मेर के पास था आपका क्या कहते थे, उत्तरलाई। यहां पर उत्तरलाई था। यहां पर उड़ीसा में ये ऋषि जो है कुल्या नदी बहती थी। यहां पर जो है गीता बितान है। यहां पर जो है पढ़ा था हमने धारवास, हिमाचल प्रदेश में 2 लोकेशन पूछी गई हैं। और इसके बाद बाकी के जो हैं ये गीता बितान, ऋषि कुल्या, धारवास, उसके बाद ब्यालालू नैयर और ऋषि कुल्या, दातार हिल। चलिए दातार हिल्स जो है वो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। यहां पर दातार हिल, यहां पर ये ब्यालालू हो गया, ये ऋषि कुल्या हो गया, धारवास हो गया, उत्तरलाई हो गया। इसके अलावा
किकुरुमा ये नागालैंड में हो गया, किकुरुमा नागालैंड में हो गया। इसके अलावा चोरीतन तिलैया झारखंड में, चोरीतन तिलैया ये झारखंड में स्थित है। हजारीबाग और उसके कोडरमा, उसके आसपास के जिलों में, हजारीबाग कोडरमा में झुमरी तिलैया, दातार हिल, ऋषिकुलिया, ब्यालालू, नैयर, उत्तरलाई, श्री विजयपुरम, धारवास, गीता बसान। श्री विजयपुरम ये रहा हमारा श्री विजयपुरम, श्री विजयपुरम। ये सारे स्थान हमने पढ़ने का प्रयास किया। चलिए नेक्स्ट आते हैं करेवा के स्थान। तो करेवा के स्थान और भौतिक निर्माण का उल्लेख करते हुए उनके आर्थिक महत्व का वर्णन बताइए। तो देखिए ये जो करेवा है, दरअसल ये झीलों के निक्षेप हैं, झीलों के निक्षेप हैं। प्लीस्टोसीन, प्लीस्टोसीन के बाद कुछ झीलें जो हैं वो धीरे धीरे शिफ्ट होती गई और उन्हीं के निक्षेपों पे करेवा घाटी युक्त मैदानों का निर्माण हुआ, जिसका सबसे अच्छा हमें एग्जाम्पल जम्मू कश्मीर में दिखाई देता है। यानी यहां पर पीर पंजाल, यानी मैं ये कहूं इसे पीर पंजाल कहा जाता है। ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है, ये पीर पंजाल पर्वत श्रेणी है। यहाँ पर ये पीर पंजाल है और यहाँ पर ये जो हमारा महान हिमालय, ग्रेट हिमालय, इसके बीच में कुछ यहाँ पर झीलों के निक्षेप जो है वो सूख गए। इसमें जो है जीवाश्म भी मिलते हैं। इसमें जो है जीवाश्म के अलावा इसमें निक्षेप के रूप में उपजाऊ जो है मिट्टी मिलती है, इन्हीं को ही करेवा कहते हैं। और इसमें सैफरॉन, केसर और बागानी फसलें बड़े पैमाने पर की जाती हैं, क्योंकि ये अत्यधिक उपजाऊ क्षेत्र होते हैं करेवा। तो इनका जो आर्थिक महत्व है वो आर्थिक महत्व किसके लिए है? बागानी फसलों के लिए। यही हमें इसमें लिखना था। बाकी भौतिक निर्माण की इसकी पूरी प्रक्रिया प्लीस्टोसीन के बाद आप ये लिख सकते हैं। आते हैं सेकंड क्वेश्चन में। देखिए हिमालयी पारिस्थितिकी तंत्र, हिमालयी पारिस्थितिकी जो तंत्र है भारत के हिमालयी क्षेत्र की फसल प्रणाली और कृषि गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है। कैसे करता है? देखिए अब ये जो हिमालय है, हिमालय जो है ये जो हिमालय है, हिमालय ये जो हिमालय है ये हिमालय ये क्या करता है? भारत के हिमालयी क्षेत्र की फसल प्रणाली और कृषि गतिविधि। तो अब ये वाला जो क्षेत्र है हिमालय के, ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला जो क्षेत्र है, यहाँ की ये वाला जो क्षेत्र है हिमालय के, यहाँ की फसल प्रणाली और कृषि गतिविधियों को नियंत्रित करता है। बिल्कुल करता है, क्योंकि हिमालय में जो जलवायु मिलेगी वो टेम्परेट, शीतोष्ण, और ऊपर जाएंगे तो टैगा तुल्य जलवायु मिलेगी। टैगा तुल्य जो जलवायु होती है वो यहां पर डीएफसी जलवायु मिलती है, यहां पर डीएफसी जलवायु मिलती है। ये वाला इलाका डीएफसी का है। और फिर यहां पर जो है टैगा तुल्य जलवायु मिलती है। टैगा का मतलब ये होता है साल के कुछ महीने तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर होगा, ये टैगा तुल्य। तो भी यहां पर जो है फसल प्रणाली को हिमालय पारिस्थितिकी तंत्र निर्धारित करता है, क्योंकि यहां पर बागानी फसलें, पर्वतीय फसलें
और जो शीतोष्ण जो प्रकार की फसलें होती हैं उनके लिए उपयुक्त जलवायु प्रदान की जाती है। जैसे जम्मू कश्मीर में बात करें तो सेब इत्यादि से लेकर कई प्रकार की बागानी फसलें की जाती हैं। इसी प्रकार यदि सिक्किम की बात करें या अरुणाचल प्रदेश की या फिर हिमाचल प्रदेश में, तो यहाँ पर बड़े पैमाने पर बागानी फसलें की जाती हैं जो यहाँ की जलवायु और यहाँ की मिट्टी की दशाओं को निर्धारित करती है। अब यहाँ पर जो मिट्टी मिलेगी वो कैसी मिलेगी? पर्वतीय मिट्टी मिलेगी, कहीं कहीं पर घाटियां मिलेंगी, उनके निक्षेप मिलेंगे। तो इस प्रकार से हमें इसको लिखना है। अगला बढ़ते हैं, भारत में समुद्री पर्यटन और इसके बुनियादी ढांचे पर एक आलोचनात्मक। तो हालांकि भारत के समुद्री पर्यटन ने काफी विकास किया है, लेकिन चूंकि ये आलोचनात्मक तार्किक निबंध पूछ रहा है तो इसका मतलब यह है कि यहाँ पर आपको केवल आलोचना ही आलोचना नहीं लिखनी है। यहाँ पर आपको आलोचना के साथ साथ यदि आप 80% आलोचना लिखते हो तो 20% आपको कुछ इसके पक्ष में भी लिखना है। यानी एक प्रकार से हमें मिली जुली बातें भी इसमें लिखनी पड़ेंगी कि पर्यटन में कमियां तो जरूर हैं, लेकिन इसके बावजूद भी हमने कुछ ना कुछ अच्छा विकास किया है। तो जब भी कभी यूपीएससी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछती है तो आप एक ही पक्ष में आंसर कभी भी एक पक्षीय नहीं होता है। बात कोई भी एक पक्षीय नहीं होती है। आंसर तभी पूरा माना जाता है जब उसमें पक्ष और विपक्ष आए। मात्रा जो है कम ज्यादा हो सकती है, लेकिन आंसर में दोनों पक्ष जो है वो शामिल किए जाते हैं। आगे देखिए, समुद्री पर्यटन और इसके बुनियादी ढांचे में तो अवशिष्ट प्रबंधन की समस्या है। गुजरात और अलंग जैसे बंदरगाहों पे जहाज तोड़े जाते हैं जिससे कई प्रकार के पर्यावरणीय प्रदूषण, इसके अलावा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी समस्या है। इसके अलावा पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। इसके अलावा डिजिटलीकरण की आवश्यकता है। इसके अलावा हम जो समुद्री जो जहाज हैं, फेरी हैं, उसके पर्यटन में अभी पीछे हैं, क्योंकि भारत में जो जहाजों के माध्यम से पर्यटन का जो विकास है वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ है। बंगाल से अंडमान निकोबार पानी के जहाज से जाने के लिए कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार मुंबई से गोवा या मुंबई से कोच्चि जाने के लिए पानी के जहाज से कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो अवसंरचना विकास एक समस्या है, अवशिष्ट प्रबंधन एक समस्या है, प्रदूषण एक समस्या है, और जो हमारा ठोस कचरा का निष्पादन है वो समस्या है। ये सारी चीजें हम लोग लिखेंगे और नए कुछ उदाहरण इसमें शामिल कर देंगे। भारत में औषधि उद्योग के विकास को योगदान करने वाले कारक, तो देखिए सबसे पहले औषधि उद्योग को विकास कौन कौन से कारक करते हैं? भारत में सस्ता श्रम बल है, भारत में जननांकीय जो है जननांकीय जो है लाभांश है, एक बड़ा वर्ग भारत में युवा अवस्था का है। भारत में जो है बहुत सारे जो सस्ता श्रम बल है, भारत में एक कार्यशील वर्ग बड़ी संख्या में है, जिसके कारण भारत में ये जो फार्मास्यूटिकल औषधि जो उद्योग है इसके बड़े पैमाने पर फैलने या बड़े पैमाने पर विकसित होने की संभावना रहती है। विशेषकर पश्चिम भारत में, तो पश्चिम क्षेत्र मतलब यानी पूना के पिंपड़ी चिंचवाड़ से लेकर कई फार्मास्यूटिकल, क्योंकि भारत में फार्मास्यूटिकल कंपनी आप देखोगे या तो वो हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड में मिलेंगी सेंट्रिक, या पश्चिम में आपको पुणे और उसके आसपास वाले क्षेत्र में मिलेंगी। तो पश्चिम भारत की जलवायु की जो विशेषताएं हैं, सस्ता श्रम बल और पानी बिजली इन सब की व्यवस्थाओं के कारण जो है यहाँ पर उन्नत जो है विकसित हुए हैं केंद्र फार्मास्यूटिकल सेक्टर के। भारत में प्रवाल भित्तियां अपने गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में सबसे महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार ये जो कोरल प्रवाल भित्तियां हैं ये गतिशील पारिस्थितिकी तंत्र के संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये सिंबल होती है। ये सिंबल किसकी होती है? प्रकृति की, पर्यावरण की, जलवायु पारिस्थितिकी तंत्र की। और पारिस्थितिकी तंत्र एवं पर्यावरण में यदि किसी प्रकार का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है तो ये कोरल रीफ मरने लगती है। कोरल रीफ कहां पर होती है? जो सामान्यतः गर्म जलवायु होगी, जहां वर्षा पर्याप्त मात्रा में होती हो, जहां लवणता
कम पाई जाती हो, वहां हमें कोरल रीफ बड़ी मात्रा में मिलती है। तो इस संबंध में क्यों महत्वपूर्ण है ये मैंने आपको बताया। इसके अलावा ये कई प्रकार के जो समुद्री जो जीव जंतु हैं, एक्वाकल्चर है, वो इन कोरल रीफ पर पनपता है और पूरा एक समुद्री इकोसिस्टम जो है वो इन कोरल रीफ पर आश्रित होता है। सारी बातें हम इसमें लिख सकते हैं। फिर है नेक्स्ट, भारत का किसी क्षेत्र देश के विभिन्न क्षेत्रों में समकालीन भौतिक और राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों का सामना करना पड़ता है। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन है ये करंट अफेयर से संबंधित सामान्य बातें पूछी है। इसमें ऐसा नहीं है कि कोई ज्योग्राफी का विशेष क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कोई बहुत ज्यादा जो है इसमें कोई ज्योग्राफिकल जो है वो टर्म आएंगे या कोई विशेष विशेषताएं जो है ज्योग्राफी की आएंगी। यानी एक सामान्य क्वेश्चन है जो हम करंट अफेयर्स जिसने पढ़ा हुआ है या हमें सामान्य तरीके से हमारी कुछ सामाजिक आर्थिक मुद्दों पर पकड़ अच्छी है तो इस क्वेश्चन को आसानी से बनाया जा सकता है। तो भारत का किसी क्षेत्र जो है वो किस प्रकार से देश के विभिन्न क्षेत्रों में समकालीन भौतिक और राजनीतिक आर्थिक परिवर्तनों का सामना करना है। बिल्कुल ठीक। अब समकालीन भौतिक का मतलब क्या हुआ? समकालीन भौतिक का मतलब यह हुआ कि जो कई प्रकार के विकास कार्य होते हैं, निर्माण कार्य होते हैं, जंगलों को काटा जाता है या फिर बड़े बड़े बांध बनाए जाते हैं, उनके कारण हमारी कृषि जो है वो प्रभावित होती है। राजनीतिक का मतलब क्या? जो कृषि से संबंधित योजनाएं चलती हैं, कृषि से संबंधित सब्सिडी दी जाती है, कृषि से संबंधित अन्य कार्य किए जाते हैं, वो राजनीतिक मुद्दों में आएगा। और आर्थिक परिवर्तन, आर्थिक परिवर्तन निश्चित रूप से कहां पर एमएसपी कितनी है, किसानों को कितना मूल्य दिया जा रहा है, ये सारी चीजें कृषि से ही तो जुड़ी हुई है। तो इन तीन मुद्दों को इसके साथ जोड़कर बड़ी आसानी से समझाया जा सकता है। और निश्चित रूप से भारत में उस क्षेत्र में कृषि जो है बहुत, जैसे हम कह सकते हैं, लाभ का धंधा बन चुकी है, जहां की सरकारें अच्छी रही हैं। तो यहाँ पर मूल रूप से वही पूछने का प्रयास किया। जैसे उदाहरण देंगे, मध्य प्रदेश की सरकार को कई बार कृषि कर्मठ अवार्ड मिल चुका है और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री थे मोहन यादव के पहले, शिवराज सिंह चौहान, तो उन्होंने ये कहा था कि हम कृषि को लाभ का धंधा बनाएंगे और किसानों की आय को दोगुना करने का जो लक्ष्य है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। तो ऐसी परिस्थिति में खेती को लाभ का धंधा बनाने के लिए राजनीति, जब राजनीतिक क्षेत्र में इच्छा शक्ति होगी तो कृषि का विकास आगे होगा। पंजाब और हरियाणा में हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव देखा गया और वहां पर जो है कृषि जो है उसको राजनीतिक रूप से ज्यादा किसानों पर महत्व दिया जाता है, विशेषकर एमएसपी इत्यादि के मुद्दे पर। तो जहां जहां राजनीतिक मुद्दों में इच्छा शक्ति कृषि के उत्पादन को बढ़ाना या किसानों की आय को दोगुना करने के लिए होती है, वहां वहां जो है हमें कृषि में विकास कार्यों में सुधार दिखता है। तो यही तो बात पूछी जा रही है। भौतिक स्वरूप कोई भी निर्माण कार्य, कोई भी अन्य, इससे जोड़ सकते हो। आर्थिक में मैंने आपको बता ही दिया है। आगे आते हैं, भारत में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, देखिए क्या कहा जा रहा है। भारत में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, भारत में अनुसूचित जातियों, एससी और एसटी की जनसंख्या वितरण के प्रारूप भिन्न क्यों हैं? इनके सामाजिक आर्थिक समस्याओं की तुलना उदाहरण सहित करिए। दो क्वेश्चन पूछे गए। पार्ट 1 ये था कि जनसंख्या वितरण का प्रारूप भिन्न क्यों है, तो ये पार्ट 1 है, और इनके सामाजिक आर्थिक समस्या की तुलना उदाहरण से, ये पार्ट 2 है। अब देखिए भाई, एससी और एसटी का जनसंख्या वितरण का प्रारूप इसलिए भिन्न होगा क्योंकि जो एससी समुदाय है, शेड्यूल कास्ट समुदाय है, वो सामाजिक रूप से शोषित समुदाय है, जिसकी संविधान में व्याख्या 341 में की गई है। और जो एसटी समुदाय है, जो अनुसूचित जनजाति समुदाय है, वो इसीलिए उसको एसटी का दर्जा मिला हुआ है क्योंकि वो समाज की मुख्यधारा से कटा हुआ है, उसके पास बहुत बेसिक जो सुविधाएं वो नहीं पहुंच पाई हैं।
रोटी कपड़ा और मकान, वो जो है दूर जंगल में या अन्य दूरस्थ क्षेत्रों में वो निवास कर रहे हैं और आज भी अपनी वही आदिम परंपराओं के साथ जीवन जी रहे हैं। तो इन दोनों की जनसंख्या वितरण का प्रारूप भिन्न है, क्योंकि जनजातीय क्षेत्र हमें वहां ज्यादा मिलेगा जहां पर जंगल या फिर जहां पर पहाड़ी क्षेत्र होगा। जैसे आप देखिए तो हमें मैदानी क्षेत्र में जनजातीय क्षेत्र नहीं मिलेंगे। जैसे आप हरियाणा पंजाब में देखिए तो 1% 1.5% से भी कम है पंजाब और हरियाणा में एसटी समुदाय, लेकिन आपको एससी समुदाय काफी ज्यादा मात्रा में मिलेगा, 15% 20% के आसपास मिल सकता है। इसी प्रकार यूपी में देखिए आप एससी समुदाय बड़ी मात्रा में मिलेगा, लेकिन जनजातीय समुदाय केवल तराई वाले इलाकों में मिलेगा। तो इनकी जो वितरण प्रारूप भिन्न इसलिए ही है क्योंकि जनजातीय समाज जो है उसकी परिभाषा ही इसी प्रकार है जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है, जो एकाकी दूरस्थ इलाकों में रह रहे हैं, जैसे अंडमान निकोबार, जैसे पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, इसी प्रकार झारखंड, संथाल परगना, संथाल वाला क्षेत्र जो है पूरे झारखंड में ही हालांकि जनजातीय क्षेत्र रहते हैं। इसी प्रकार छत्तीसगढ़ में विशेषकर दंतेवाड़ा बस्तर वाला क्षेत्र है। मध्य प्रदेश में पूरा नर्मदा नदी के दोनों वाला क्षेत्र है। इसी प्रकार राजस्थान है, इसी प्रकार महाराष्ट्र है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, विशाल जनजातीय क्षेत्र जो है यहाँ पर निवास करते हैं। दूसरा, इनकी सामाजिक आर्थिक समस्याओं की तुलना। तो देखिए क्वेश्चन जो है देखने में सिंपल लग रहा है, लेकिन ये क्वेश्चन जो है काफी जो है इसमें चीजें पूछी हैं कि अब इनकी दोनों की समस्याएं अलग अलग होंगी। जो एससी समुदाय की जो समस्याएं होंगी वो होंगी सामाजिक शोषण से संबंधित, वो होंगी बराबरी से संबंधित। एससी समुदाय तो वही समाज में बीच में समाज के लोगों के बीच में रहने वाला समुदाय है, लेकिन जनजातीय समाज जो है वो कहीं ना कहीं दूरस्थ क्षेत्र, जंगल, पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाला जो समाज की मुख्य धारा से कटा हुआ है और जहां तक बेसिक नीड रोटी कपड़ा और मकान नहीं पहुंच पाए। तो इनकी समस्याएं क्या होंगी कि इनको समानता का अधिकार मिले, इनके साथ जो कई वर्षों से भेदभाव होता आ रहा है वो भेदभाव इनका दूर हो, योजनाओं का लाभ मिले। लेकिन जनजातीय समाज की समस्याएं क्या होंगी? सबसे महत्वपूर्ण समस्या है वहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य। यानी आज यदि मैं झारखंड की बात करूं आपसे, तो झारखंड के जनजातीय क्षेत्रों, कुछ जनजातीय क्षेत्रों की हालत इतनी बुरी है कि 38 साल के बाद वो जनजातीय समुदाय के लोग मरने लगते हैं या बीमारी से ग्रस्त हो जाते हैं। यानी उनकी औसत उम्र 40 वर्ष भी नहीं है कुछ क्षेत्रों की, और वहां पर कई प्रकार की बीमारियां, नशाखोरी। तो जनजातीय समाज की समस्याएं क्या है? सबसे बड़ा शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, और बेसिक जो चीजें हैं वो उन तक पहुंचे। तो दोनों की समस्याओं में तुलना कर दी और दोनों में जनसंख्या वितरण। तो ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा था और बहुत कंसेप्चुअल क्वेश्चन था, काफी सारी चीजें इसमें जो है पूछी गई थी। अगला है भारत के पूर्वी घाट के क्षेत्र में भू उपयोग की विशेषताओं। तो आपको पता है कि ये जो भारत का पूर्वी घाट है, ये पूर्वी घाट बीच बीच से कटा फटा है। क्यों है? क्योंकि यहां पर नदियों ने इसको काट दिया है। ये कौन सी नदी है? तो इस नदी का नाम है गोदावरी। इस नदी का नाम क्या है? तो इसका नाम है कृष्णा नदी। इसका नाम क्या है? कावेरी नदी। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं, इन नदियों ने क्या किया है? एक बड़े मैदान जो कि 300-400 किलोमीटर तक चौड़े मैदानों का निर्माण कर दिया है, जिसके कारण यहां पर एक बड़े क्षेत्र में खेती की जाने लगी है और एक बड़े उपजाऊ मैदान का निर्माण हुआ है। विशेषकर यदि मैं तमिलनाडु की बात करूं, तमिलनाडु के मैदान को दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहते हैं। ठीक इसी प्रकार ये वाला जो कोस्ट है, इसे गोलकोंडा कोस्ट कहा जाता है। यानी ये जो आंध्रा तट है, यानी ये कृष्णा से लेकर और ये महानदी के बीच वाला जो पार्ट है, ये बहुत उपजाऊ है। विशेषकर यदि मैं गोलकोंडा की बात करूं, कृष्णा गोदावरी वाला, बहुत बड़े पैमाने, यहाँ पर नेल्लोर है जिसे धान का कटोरा भी कहा जाता है। यही सब बातें इसमें लिखनी है भू उपयोग के बारे में। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
भारत में डेयरी उद्योग में क्या चुनौतियां हैं? तो आपको पता है डेयरी उद्योग में सबसे बड़ी चुनौती है, डेयरी उद्योग में इंफ्रास्ट्रक्चर का ना होना। जो पशुओं की बीमारी है उनका समय पर निदान ना होना। चुनौती है डेयरी उद्योग में जो प्रोसेसिंग है और परिवहन है वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक सही समय पर हो जाए। जो चुनौती है डेयरी उत्पादकों को या किसानों को उचित मूल्य अपने दुग्ध उत्पादों का मिल सके। इसमें जो चुनौती है वो अवशिष्ट कचरा प्रबंधन की है। इसमें जो चुनौती है वो अच्छे नस्ल के जो है पशुओं की है, उनके संवर्धन की है। इसमें जो चुनौती है डेयरी उद्योग में वो अच्छे नस्ल के पशुओं का संवर्धन किया जाना चाहिए। और सबसे बड़ी जो इसमें विशेषता है कि चारा जो है उसकी एक समस्या है कि एक भारत में बहुत बड़े क्षेत्र में जो है वो हरे चारे जो है हरा चारा या फिर जिनके लिए कहते हैं पोषक तत्वों से भरपूर चारे की कमी है। तो चारा जो है वो उपलब्ध भी होना बहुत जरूरी है। तो ये सब जो है बातों को हम लोग लिख सकते हैं। गोजातीय जनसंख्या के योगदान, इन पे बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। गोजातीय कह रहे भारत में सामाजिक आर्थिक परिदृश्य क्षेत्रीय चेतना का परिणाम है। देखिए आप ये जो क्वेश्चन है सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य, सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य क्षेत्रीय चेतना का परिणाम है। यानी जो राजनीति जिस क्षेत्र में जिस राज्य में होती है उसी राजनीति का कहीं ना कहीं हमें एक प्रकार से उसका कुछ इफेक्ट जो है वो हमें सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में दिखता है। सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य क्षेत्रीय चेतना का परिणाम है। जैसा उस क्षेत्र का राजनीति, जैसे उस क्षेत्र की राजनीति और जैसी वहां की संस्कृति होगी वैसी ही हमें जो है राजनीति जैसी होगी, जैसी उस क्षेत्र की संस्कृति होगी वैसा ही जो है हमें वहां पर क्षेत्रीय चेतना मिलेगी। मतलब कहने का इसका इतना है कि सामाजिक राजनीतिक जो परिदृश्य है वो क्षेत्रीय चेतना, क्षेत्र की जैसी संस्कृति होगी, क्षेत्र की जैसी भाषा होगी, ठीक उसी प्रकार हमें राजनीतिक जो है वो सिस्टम दिखाई देने को मिलेगा। अब अंतरराज्यीय विवाद जो है वो पैदा करता है। आपको पहले लिखना है कि नहीं ये जो विविधता है ये विविधता तो हमारे देश की विशेषता रही है, एकता में अनेकता और अनेकताओं में एकता। तो ये जो सामाजिक राजनीतिक परिदृश्य है जिसके कारण जो है क्षेत्रीय चेतना जो है का परिणाम है। यानी क्षेत्रीय चेतना यानी जैसा भी क्षेत्र का संस्कृति है या क्षेत्र की विचारधारा है वो किसका परिणाम है? सामाजिक राजनीतिक। तो समाज और राजनीतिक व्यवस्थाएं कैसी हैं उसके कारण वहां वैसी क्षेत्रीय चेतना पैदा होती है, क्षेत्रीय विचारधारा पैदा होती है, संस्कृति पैदा होती है। तो यहाँ क्या कहने का जा रहा है कि जो अंतरराज्यीय विवाद का पैदा करता है, नहीं, अंतरराज्यीय विवाद जो है क्योंकि भारत में तो हर जगह हमें विविधता देखने को मिलती है और हमारी संस्कृति भी यही है, विविधताओं में एकता, अनेकताओं में एकता और एकता में अनेकता है। ये जो है हमारी संस्कृति है। लेकिन प्रांतवाद, भाषावाद, इसी प्रकार क्षेत्रवाद, ये सारी चीजें धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, ये सारी चीजें जब धीरे धीरे बढ़ती जाती हैं तो इनमें समस्या आती है। तो इसका आंसर ऐसा मिला जुला आपको देना है। फिर प्रांतवाद, क्षेत्रवाद, भाषावाद, इन सब की चर्चा करते हुए इसका मिला जुला आंसर देना है। तो ये मैं इस क्वेश्चन की बात कर रहा था। देखिए ये इसमें पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी भी है। भारत में कुटीर उद्योग भारतीय सामाजिक आर्थिक संरचना का अभिन्न अंग इसलिए है क्योंकि कुटीर उद्योग जो है इससे एक बड़ी जनसंख्या जो है लगी हुई है और भारत में जनसंख्या का लाभांश है। भारत में एक बहुत बड़ा युवा वर्ग है, भारत में बहुत बड़ी श्रम शक्ति है, भारत में बहुत बड़ा कार्यशील वर्ग है, जिसके कारण कुटीर उद्योग में कई प्रकार के जो है लोग लगे हुए हैं और वो हमारी संरचना का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। चाहे वो तेंदू पत्ते से लेकर बीड़ी बनाने से लेकर तंबाकू उत्पाद से लेकर कोई भी जो कुटीर उद्योग है जिसमें मशीनों का उपयोग नहीं किया जाता, ये हमारी संरचना का बहुत महत्वपूर्ण
योगदान है, क्योंकि भारत में बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो कार्यशील जनसंख्या का है। फिर है, भारत के ग्रामीण बस्तियों में भौतिक और सांस्कृतिक दोनों कारकों के कारण अत्यधिक विविधता है। निश्चित रूप से भारत की ग्रामीण बस्तियों में भौतिक और सांस्कृतिक, तो देखिए भारत की ग्रामीण बस्तियों में भौतिक और सांस्कृतिक दोनों कारणों का अत्यधिक विविधता है। तो भौतिक और सांस्कृतिक कारण कैसे होंगे? भौतिक कारण कि कितने साधनों तक पहुंच है, ये भौतिक कारण है। और सांस्कृतिक कारण यानी उत्तर की संस्कृति अलग होगी, दक्षिण की अलग होगी। तो यही जो है इस प्रश्न में पूछा जा रहा है, अत्यधिक विविधता है। आप उत्तर भारत जाओगे तो वहां पर जो है आपको जो हमें संस्कृति मिलेगी वो विशेषकर कैसी संस्कृति मिलेगी? उत्तर भारत की यदि मैं बात करूं कि उत्तर भारत के ग्रामीण बस्तियों में यानी एक कृषि युक्त ढांचा मिलेगा और खाद्यान्न उत्पादन को ज्यादा महत्व दिया जाएगा। इसके अलावा पंजाब हरियाणा जैसे राज्यों की बात करूं तो वहां की ग्रामीण बस्तियों में जो है कृषि को अत्यधिक जो है महत्व के रूप में देखा जाता है। अब इसी प्रकार आप दक्षिण भारत में जाओगे तो वहां पर जो है कृषि के साथ साथ अन्य अन्य कार्यों पर भी ध्यान दिया जाता है। इसी प्रकार खान पान वेशभूषा में भी अंतर है। तो इसमें यही बात पूछी जा रही है कि ग्रामीण बस्तियों में भौतिक और सांस्कृतिक कारकों के कारण अत्यधिक विविधता है। उत्तर की अलग संस्कृति है ग्रामीण बस्तियों में, दक्षिण के अलग गांव है, दक्षिण के ग्रामीण क्षेत्रों में अलग प्रकार के कुटुंब, अलग प्रकार की जो है विशेषताएं पाई जाती हैं सांस्कृतिक, ठीक है ना। उत्तर भारत, मैं ये एक वैसे ही एग्जाम्पल के रूप में कह रहा हूं, जैसे उत्तर भारत में जो है वो हम लोग खान पान में भी देखते हैं तो मक्के की रोटी, सरसों का साग, और जो है विशेष प्रकार से दक्षिण भारत में देखते हैं तो भाई चावल और ये सब इडली डोसा वगैरह ये सारी चीजें। तो मैंने वैसे ही लेमन वाला एग्जांपल दिया, लेकिन सामान्य तौर पर इसमें आपको क्या लिखना है कि अनेक सांस्कृतिक, जैसे इसी प्रकार जैसे हम पश्चिम क्षेत्र में जाएंगे राजस्थान और गुजरात वाले, तो वहाँ जो है मरुभूमि के आसपास वाला जो क्षेत्र है, शुष्क और अर्धशुष्क है, वहां पे चरागाह जाति ज्यादा मिलेगी, वहां पशुचारण ज्यादा मिलेगा। इसी प्रकार दक्षिण में जाएंगे तो हमें अन्य प्रकार के किसान ज्यादा मिलेंगे, मछुआरे वाली स्थिति ज्यादा मिलेगी तटीय क्षेत्रों में। ये जो है पूरी बातें हमें विविधता के रूप में लिखनी है। तो ये जो है हमारा पेपर सेकंड यूपीएससी ज्योग्राफी ऑप्शनल का एक पार्ट समाप्त होता है। इसके बाद अगले पार्ट को हम लोग जो वाला ये जो खंड सेक्शन बी है इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है पेपर आसान था, बनाया जा सकता था, केवल आपके विचार, आपके व्यू पूछे गए हैं। जितना आप करंट अफेयर्स के साथ जुड़कर जितनी आपने तैयारी की है उतना अच्छा आप इस आंसर को लिखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।